इसी साल सूबे में विधानसभा चुनाव होने हैं। विधानसभा चुनाव में सत्ता वापसी का सपना देख रही बीजेपी में इन दिनों बड़ी हलचल देखने को मिल रही है। पहले बीजेपी ने सतीश पूनिया को बतौर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष हटाकर सांसद सीपी जोशी को कमान सौंपी। हालांकि इस समय ये चर्चा खास रही कि अब पूनिया का क्या होगा, लेकिन इस घटना के कुछ ही दिन बाद बीजेपी ने एक और बड़ा दांव चलते हुए उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ को प्रमोट कर नेता प्रतिपक्ष बना दिया। साथ ही पूनिया को मुख्य धारा में लाकर उपनेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी थमा दी। पार्टी के इस फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए राठौड़ ने कहा कि पार्टी त्रिगुट है, अब बुलडोजर लेकर कांग्रेस से निपटेंगे। खंदक की लड़ाई प्रारंभ हो गई। हम लड़ाई लड़ेंगे सड़क पर, सदन से सड़क तक। इस भ्रष्टाचारी शासन के चेहरे से नकाब को खींचेंगे। ये त्रिगुट इस कांग्रेस पर बुलडोजर लेके हम निकलेंगे। राठौड़ के इस बयान से साफ है कि बीजेपी चाल दर चाल चलते हुए चुनावी साल में 3 प्रमुख समाजों को साध कर चुनाव मैदान में उतरने का मन बना चुकी है। इस सियासी इत्तेफाक कहे या कुछ और, लेकिन बीजेपी ने एक तीर से 3 निशाने साध कर चुनावी बढ़त बनाने की कोशिश जरूर की है। राठौड़ की ताजपोशी के वक्त वसुंधरा राजे और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह भी नजर आए। बीजेपी चाहती है कि चुनाव से पहले पार्टी ये संदेश आम जन तक जरूर पहुंच जाए कि सभी एकजुट है, ताकि इसका फायदा पार्टी को मिल सके। बहरहाल चुनावी साल में बीजेपी फूंक फूंक कर अपने कदम बढ़ा रही है। अब पार्टी को प्रचार सहित अन्य प्रमुख कमेटियों की अहम जिम्मेदारी सौंपनी बाकी है। इन पोस्टों पर भी हो सकता है बीजेपी अन्य समाज से जुड़े नेताओं को जिम्मेदारी देकर इसका पॉलिटिकल माइलेज लेने का प्रयास करे, ताकि सत्ता के संघर्ष में इसका फायदा मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी। स्वागत आपका, मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे राजस्थान की सियासी सोशल इंजीनियरिंग की। बीजेपी ने 3 बड़े जो तबके राजस्थान में, उनके तीनों ही जातियों से बीजेपी, ब्राह्मणों ने पंचायत की, उससे पहले जाटों ने और उससे पहले राजपूतों ने, तीनों को ही साधने की कोशिश की है। नेता प्रतिपक्ष में प्रमोट किया उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ को, सीपी जोशी को बनाया भाजपा प्रदेश अध्यक्ष, और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से अभी जो हटाए गए सतीश पूनिया, उनको बनाया उपनेता। ये तो 3 जातियों की बात हुई, लेकिन अभी पिक्चर बाकी है। एक दिन पहले ही, यानी कि जिस दिन राजेंद्र राठौड़ की ताजपोशी की जा रही थी, उसी दिन जयपुर के मानसरोवर में ST SC समाज की एक बड़ी पंचायत की गई। आने वाले दिनों में और भी जातियां अपना वजूद दिखाएंगी, लेकिन अब जब राजनीतिक दलों को खुद को ये लगता है कि सोशल इंजीनियरिंग जातियों के हिसाब से करनी है, तो फिर जातियों को भी लगता है कि हमारा वजूद दिखाना होगा। हालांकि ये सब उचित बातें नहीं है लोकतंत्र के लिए। आप प्रेशर में अगर किसी को बनाना है, मेरिट्स के आधार पे बननी चाहिए। हो सकता है कि ऐसी स्थिति भी बने कि तीनों ही लोग एक ही जाति के हों, एक ही समुदाय, एक ही समाज के बन जाए। बात मेरिट्स पे होनी चाहिए। पहले ये सब कुछ नहीं होता था, लेकिन अब साधने की कोशिश पूरी की जाती है कि किसी जाति को कैसे साधा जाए। आपको ध्यान होगा, एक ऐसा अवसर कांग्रेस के PCC में देखने को भी मिला। शकुंतला रावत महिला कांग्रेस की अध्यक्ष गुजर, सचिन पायलट प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस गुजर, अशोक चांदना प्रदेश अध्यक्ष यूथ कांग्रेस गुजर। तो कुछ ऐसी भी स्थितियां बनती हैं कि, लेकिन चलिए, अब जब बात चल ही पड़ी है तो क्या वास्तव में सोशल इंजीनियरिंग के कुछ मायने हैं, या इत्तेफाक है कि किसी को कहीं तो एडजस्ट करना था, क्योंकि गुलाबचंद कटारिया के जाने के बाद असम का राज्यपाल बनाया गया उनको, उसके बाद में नेता प्रतिपक्ष की जगह खाली थी। हालांकि ये सत्र पूरा निकल गया, और उस दरमियान जब बात रखने की बात आई तो एक बार सतीश पूनिया को अवसर मिला और एक बार राजेंद्र राठौड़ को, लेकिन CLP लीडर के नाते किसी को नहीं, केवल बस एक पार्टी की ओर से उन्हें अधिकृत किया गया। और यूं भी देखें तो मैक्सिमम 8 से 10 दिन अब चुनाव से पहले विधानसभा के सत्र होंगे, जो दिन मीटिंग्स के हिसाब से बता रहा हूं मैं। ज्यादा कोई वक्त नहीं है, लेकिन एक साधने की कोशिश की जाती है। बताया जाता है कि देखिए, उस समाज के लोगों को हमने इस तरह से पुरस्कृत किया है। अब सवाल ये आता है कि क्या वास्तव में एक व्यक्ति से समाज पूरा बंधा होता है?
तो चलिए यही बड़ी बात है और इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ महेश शर्मा साहब वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं, राजीव जैन जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, श्याम सुंदर शर्मा साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं महेश जी आपके पास में आना चाहूंगा, ये राजनीतिक दलों का भ्रम है या हकीकत कि एक जाति के नाम पे किसी को भी आप पद दे दीजिए और उसके बाद में लगता है कि पूरी जाति को साध लिया जाएगा, ऐसा होता है क्या? देखिए, जहां तक सवाल है कि हमारे जो चुनाव प्रणाली में जो एक जाति विशेष का महत्व बढ़ जाता है, अब साधने की दृष्टि से ये जितने भी पद हों, उन पदों में एक सांकेतिक रूप से उस जातियों के प्रतिनिधि को बना करके पार्टी अपना मैसेज देने की कोशिश करती है। अब जैसे आपके कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, सब एक हमारे जो पॉलिटिकल रूप से जो सक्रिय और सजग जो है एक कौम, जाट समुदाय, उन्हें बड़ा मतलब रिझाने की कोशिश करते हैं, चाहे वो बीजेपी हो चाहे। आपने ये देखा होगा कि सीकर में जब अटल बिहारी वाजपेयी जो थे तो उन्होंने जाटों के आरक्षण की बात की और वो जाट आरक्षण ओबीसी में लेकर के उनका मतलब क्या कहता है ना, उनको दिया भी गया था। तो ये जितने भी जो पद होता है, पद एक व्यक्ति होता है उस पे, लेकिन वो पूरे जाति का एक तरह से प्रतिनिधित्व कर देता है। अब जैसे मौजूदा दौर में अगर देखें, जो चुनाव से पहले भाजपा ने गुलाबचंद कटारिया जी को विपक्ष के नेता की जगह वहां राजेंद्र राठौड़ और उपनेता सतीश पूनिया की और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के रूप में सीपी जोशी को लिया। ये तीनों जातियों को उन्होंने साधने की चेष्टा की और मैसेज देने की कोशिश की है कि हम सबको समान रूप से ले रहे हैं। अब SC ST वाला जो है वो तो ये मान के चलिए कि पहले से ही रिजर्वेशन है उनमें, और वहां पे समाज दो तरह से मतलब क्या कहता है ना, ये जो पंचायतें हो रही है समाजों की ओर से, तो ये जो पंचायतों का मतलब क्या कहते, इसको साध करके उनको आयोजित करने वाले जितने भी चेहरे हैं वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल अपना प्रभाव भी छोड़ना चाहते हैं। तो ये दोनों ओर से, न केवल राजनीतिक दलों से, बल्कि ये जो समाज के जो प्रमुख नेता हैं वो अपना वजूद बनाने के लिए और इसमें लोकतंत्र में अपनी मतलब महत्वपूर्णता, अपनी महत्ता को साबित करने के लिए कोशिश की जा रही है। कहने की बात है आपको, जैसे चाहे टिकट का मामला हो, चाहे मतलब क्या था किसी तरह के मतलब आपको जीतने का इरादा हो, तो कहीं न कहीं जातीय बहुलता और जितना देखा जाता है तो उसके आधार पे लेकिन जी लेकिन महेश जी, सवाल ये है कि क्या एक व्यक्ति को उस जाति के रूप में पुरस्कृत तो कर दिया जाता है, लेकिन प्रभाव कितना चल पाता है? क्या जाति के लोग मान जाते हैं फिर उससे? जाति के साथ ये है कि आपका जो चेहरा है, जिसे मतलब क्या कहते हैं ना आपने नियुक्त किया है या बताया है, तो उसका सोशल दायरा क्या है, वो कितने प्रभाव कितना होता है उसको। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि समाज में उसकी स्वीकार्योक्ति कितनी है, कि कितना उसे समाज स्वीकार करता है। मैं राजीव जी के पास में जाना चाहूंगा। राजीव जी, ये राजनीतिक दलों का भ्रम है या फिर वास्तव में जातियां चली जाती हैं कि जिसको आपने बना दिया? यूं अगर देखें तो बीजेपी के ऊपर ही चलते हैं। अर्जुन मेघवाल को केंद्र में मंत्री बनाया है, दूसरी बार दलित हैं। कैलाश चौधरी वो वेस्टर्न राजस्थान से आते हैं, जिसे हम मारवाड़ भी कहते हैं, उस बेल्ट से आते हैं और वो जाट हैं। सतीश पूनिया प्रदेश अध्यक्ष थे, अब उन्हें उपनेता बना दिया गया है। सीपी जोशी हैं मेवाड़ में, अगर यूं देखें तो ये माना जा रहा है कि गुलाबचंद कटारिया की कमी पूरी करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि क्या वास्तव में सभी जाति के सभी लोग उससे सहमत हो जाते हैं, या फिर चुनाव के दौरान तो बहुत सारे समीकरण अपना प्रभाव डालते हैं? जी राजीव जी। हिसाब से जो तरीके की नियुक्तियां करते हैं, जहां तक अभी हाल में जो भारतीय जनता पार्टी में जो फेरबदल हुआ,
ये करीब जब गुलाब चंद कटारिया राज्यपाल बन गए थे उसके बाद ये तय माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी चुनावों के दृष्टिगत कुछ ना कुछ बड़े बदलाव अपने शीर्ष नेतृत्व प्रदेश स्तर पे करेगी। तो निश्चित रूप से ये भारतीय जनता पार्टी को एक सवर्ण वर्ग की पार्टी भी माना जाता है। तो उसने जो एक नियुक्तियां की, जैसे प्रदेश अध्यक्ष पद पे ब्राह्मण सीपी जोशी को लाए और नेता प्रतिपक्ष के तौर पे राजपूत समुदाय के लाए, एक इनके साथ वैश्य समुदाय भी भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर माना जाता है। तो उस रूप में लोकसभा अध्यक्ष हैं गुलाब चंद कटारिया को भी एक संवैधानिक पद पे दिया गया है। तो कहीं ना कहीं वो भारतीय जनता पार्टी जो उस रूप में देख रही है आगामी चुनावों को देखते ही नियुक्तियां की हैं। जहां तक आपकी बात है कि जिस समाज का बनता है उस समाज के लोग उसकी बात मानते हैं या नहीं, लेकिन ये निश्चित रूप से जो नियुक्तियां होती हैं, राजनीतिक नियुक्तियां इस तरीके की सांकेतिक तौर पर होती हैं। उस समाज के व्यक्ति का कितना प्रभाव अपने समाज पर है वो मायने नहीं रखता। ये राजनीतिक दल उसका अलग तरीके से लाभ उठाते हैं कि हमने फलां समाज के लोग को ये किया है। एक जाट समुदाय का जहां तक बात है, वो प्रदेश अध्यक्ष थे अब तक 3 साल 3.5 साल, उनका कार्यकाल भी पूरा हो गया था। फिर उनको हटा के एक ऐसे वर्ग के लाए जो कि ये माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का बहुत कट्टर कोर वोटर वर्ग है, ब्राह्मण वैश्य समुदाय। तो उस वर्ग के व्यक्ति को, उस वक्त के नेता को उन्होंने अध्यक्ष बनाया। और दूसरी तरफ देखें सतीश पूनिया को भी उपनेता के तौर पे उन्होंने कहीं ना कहीं अच्छी नियुक्ति का रूप में दिया है। लेकिन इसी के साथ आप देखें पिछले दिनों जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने उपराष्ट्रपति पद पे भी राजस्थान के एक जाट समुदाय के एक व्यक्ति को उपराष्ट्रपति पद पे बैठाया। अब ये हम मान सकते हैं कि किसका कितना प्रभाव अपने समाज पे होता है, लेकिन ये दूसरे रूप में देखें तो एक संकेत के रूप में है कि हमने उस समुदाय को ये प्रतिनिधित्व दिया। इसी तरीके कांग्रेस भी इसी तरीके की चीजें करती है कि प्रदेश अध्यक्ष जो है वो उस समुदाय से आते हैं, लेकिन उनका अपने समुदाय पे कितना प्रभाव है, उनसे बड़े बड़े उस समुदाय के समाज के नेता मौजूद हैं और सक्रिय हैं कांग्रेस में भी, लेकिन मौका किसको मिला, किसकी बात, वो संकेत के रूप में है कि भाई इस समुदाय का व्यक्ति बना। अब इसका लाभ राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से लेते हैं। और जो ये महापंचायतें हो रही हैं, कुछ संयोग की बात है, मैं तो इसको संयोग मानूंगा। ये पंचायत महापंचायतें अलग अलग समाजों की हो रही हैं और उन समाजों के लोग बड़े बड़े पदों पर, प्रभावशाली पदों पर बैठाए जा रहे हैं। तो एक ये संयोग भी हो सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ये एक पूरा प्री प्लान चल रहा था। जब से कटारिया जी की नियुक्ति हुई उसके बाद से लगने लगा था कि राजस्थान में भाजपा अपने स्तर पर काफी बड़ा फेरबदल करने जा रही है। अभी एक और पद खाली है, चुनाव अभियान समिति का जो संयोजक या अध्यक्ष है उसका नाम। लेकिन हालांकि बात सही है, उसकी चर्चा है, पर कोई पता नहीं कह दें कि मोदी जी के नाम से बड़ा कैंपेनर कौन है, वही बहुत है, उनका नाम ही काफी है। वो बहुत है, लेकिन होता है। आप प्रदेश स्तर पे देख लीजिए, जिला स्तर पे भी जो नियुक्तियां होती है उनमें भी जाति समाज का, उस इलाके का प्रभाव तो साफ नजर आता है हमको भी। जब हम देखते हैं कि कार्यकारिणियां बनती हैं, प्रदेश कार्यकारिणियां, तो अलग अलग संभाग के समाज के लोगों को लिया जाता है। और हम लोग भी जब एनालिसिस करते हैं टिकट बंटवारे में कि अच्छा इतने जाट इतने राजपूत रिजर्वेशन के अलावा इस क्षेत्र को साधने की कोशिश की, अब प्रभाव कितना होता है, लेकिन एक चर्चा का विषय जरूर रहता है और कुछ असर भी हो जाता है। श्याम जी, आपके पास आना चाहूंगा। अगर यूं देखें तो नेता प्रतिपक्ष और उपनेता प्रतिपक्ष दोनों एक ही जिले के हैं। देखिए योगेंद्र जी, जो आप कह रहे हैं एक जिले के हैं, लेकिन चुनाव तो आमेर से लड़ते हैं। वो वहां के नहीं है, वहां उनको एक्सेप्ट स्वीकार नहीं किया। अगर आप देखें कि जहां चूरू से आते हैं वो चूरू में उनको स्वीकार नहीं किया, इसलिए उनको अपना जिला छोड़ करके आना पड़ा जयपुर में, और आमेर से चुनाव लड़ा आपने देखा। तो इसलिए एक जिले के तो अब, क्योंकि कई बार है ये बात तो सही है कि वो कहते हैं कि मैं रहने वाला तो वहीं का हूँ, तो ये बात भी सही है कि जिस प्रकार से, लेकिन ये बहुत अल्प समय के लिए है, क्योंकि अब विधानसभा का सत्र 3 दिन या 4 दिन का आएगा, उसके बाद विधानसभा का ज्यादा मैं तो नहीं है कि कहा जाता है कि भाई प्रतिपक्ष का नेता बना दिया है, क्योंकि अब फेरबदल बड़ा व्यापक पैमाने पर करते तो निश्चित रूप से फिर नए को सारी कार्यप्रणाली समझानी पड़ती है कि विधानसभा में किस प्रकार से क्या कुछ होता है। इसलिए दोनों ही विधानसभा से जुड़े हुए हैं, और एक अध्यक्ष रह चुका है और एक पार्टी में कई बार चुनाव जीत करने के बाद वो अपना उपनेता था, इसलिए उसको इतना ज्यादा दिक्कत भी नहीं है। और आपने देखा कि अभी मुख्यमंत्री से पहले बोलने का अधिकार
राजेंद्र राठौड़ को दिया और उन्होंने अपनी भूमिका जिस प्रकार से निभानी चाहिए थी निभाई, ये बात सही है। लेकिन जो 2 समिति और बननी है योगेंद्र जी, जिस प्रकार के एक प्रचार समिति होगी, एक चुनाव प्रबंधन समिति होगी, उन समितियों का अध्यक्ष कौन को बनाया जाएगा, किन किन मेंबर्स लिए जाएंगे, तो उसमें समायोजित करने का प्रयास किया जाएगा। वसुंधरा जी को जिम्मेदारी क्या दी जाए, या प्रबंधन समिति की दी जाए या प्रचार समिति की दी जाए, एक ने उनको ऐसा पद दिया जाएगा जिससे कि उनका वो भी जाए, लेकिन तालमेल करके बनाए। पहली बार सर्वसम्मति से सहमति बनी और अरुण सिंह निर्वाचित लोगों को लेकर वसुंधरा जी के घर पे जाने का मतलब है कुछ ना कुछ तो ऐसा अंदर से बैठ रहा है कि हाईकमान का कहना, और वसुंधरा जी को भी पता पड़ गया कि या तो 1 मैन आर्मी चलेगी। अगर मैं नरेंद्र मोदी की बात नहीं मानूंगी तो नरेंद्र मोदी के पास बहुत सारे ऐसे इंतजाम है कि वसुंधरा जी का उग्रपन और वो आराम से उसको कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें उनके पास है। इसलिए तो वसुंधरा जी ने जाहिर कहाँ किया, वसुंधरा जी ने कहाँ जाहिर किया कि जरूरत पड़े इन सब चीजों की? नहीं, वो पहले तो जाहिर किया था ना कि जब गजेंद्र सिंह शेखावत को बनाया जा रहा था, 85 दिन तक आप राजस्थान में नहीं बना पाए, मदन सैनी को लाना पड़ा, फिर मदन सैनी किस तरह से चला और उसके बाद वो उनका स्वर्गवास हो गया। तो ये भी स्टेपनी के रूप में लाए गए थे। सतीश पूनिया भी सक्रिय रूप से नहीं थे, लाए गए थे भाई इनको बना दो, क्योंकि ये सदस्य समिति के संयोजक थे, इसलिए उनको बना दिया गया था। अब वो बार बार जब बात आ रही थी, मैं बार बार कह रहा था चेंज होंगे, क्योंकि चुनावी राजनीति के तहत अब ब्राह्मण को देखिए हमेशा 7वां ब्राह्मण बना है, पहली बार नहीं बनाया। भाजपा का वोटर्स जो है आपका तो वैश्य ब्राह्मण और राजपूत ही तो था, और तो उनको बनाए रखने के लिए राजपूत की आपके सामने अभी हाल ही में हुई है महापंचायत, उन्होंने अपनी मांग रखी तो इनको बना दिया। अब देखिए जिस प्रकार की नीतियां बन रही है, वो कहा जा सकता है कि भाजपा कोशिश कर रही है कि सब जातियों को साधा जाए। अब कैलाश मेघवाल की नाराजगी किस तरह से दूर होगी, ये भी अभी तो उनको मनाया गया, क्योंकि वसुंधरा जी कहेंगे तो कैलाश मेघवाल कुछ कहते ही नहीं है कि उनको टिकट चाहिए। अब वो सबसे ज्यादा 80 साल से ज्यादा बुजुर्ग हो गए, 84-85 साल के हैं, फिर भी उनको टिकट चाहिए, क्योंकि जिला अभी बनाया है मुख्यमंत्री जी ने, तो निश्चित मान के चलेगा उनको कोशिश करेंगे कि मनाया जाए। अब देखिए जिस प्रकार से आपने अनुसूचित जाति और जनजाति की जो मानसरोवर में महापंचायत हुई, उसमें कांग्रेस के मंत्री को बोलने नहीं दिया और सबके सब चले गए नाराज होकर के। तो देखिएगा आने वाला समय किस प्रकार का होगा, क्या नहीं होगा। केंद्र में जिसकी सत्ता होती है, निश्चित तौर पर उस पार्टी का थोड़ा दबदबा तो होता है। अब मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारी योजनाएं ऐसी लाके खड़ी कर दी है जो बीजेपी के लिए दिक्कत दे रही है, चुनौती दे रही है कि अब सबको कुछ ना कुछ मिलेगा, तो अशोक जी का कितना ध्यान रखा जाएगा। एक बार देखिए 2 बार राजस्थान में हो चुका, एक बार 56, एक बार 21 योजनाएं तो जब भी दी थी मुख्यमंत्री जी, योजना देने में तो कमी नहीं रखते। अब बजट का प्रावधान भी कर दिया कि भाई देखिए ले लो 500 में सिलेंडर ले लो, 1000 रुपए बुजुर्ग ले लो, और युवाओं को देना शुरू कर दिया, सबको बांटना तो शुरू कर दिया उन्होंने कहा कि देखो हम बांट रहे हैं और आगे भी बांटेंगे, अब आगे सरकार आएगी तो हम सब कुछ देने के लिए तैयार रहेंगे। तो ये जिस तरह का माहौल बनाया गया है, ये माहौल कब तक कायम रहता है, और मोदी जी बिल्कुल तो उससे मुकाबले के लिए एक सोशल इंजीनियरिंग की जा रही है। दूसरी तरफ भी इसी तरह की सोशल इंजीनियरिंग दिखाई दे सकते हैं आने वाले दिनों में, क्योंकि चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है और हर चुनाव ही महत्वपूर्ण होता है, लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण एक महत्वाकांक्षा भी है। अशोक गहलोत साहब कह चुके हैं कि ये मिथक इस बार हम तोड़ देंगे, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस। दूसरी तरफ बीजेपी के नेता ये माने बैठे हैं कि इस बार हमारी बारी और सरकार हमारे लिए बन रही है। लेकिन अभी कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि चुनाव का समीकरण जाति आधार तो होती है, बात सही है, क्षेत्रीय आधार भी होता है, लेकिन उस वक्त आपका कैंडिडेट बहुत कुछ मायने रखता है। कैंडिडेट कौन है, उस वक्त स्थितियां क्या बनती हैं, ये बहुत कुछ डिपेंड करता है। मैं महेश जी के पास में जाना चाहूंगा। महेश जी, ये तो एक पार्टी की हम बात कर रहे हैं कि सोशल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, दूसरी जातियां भी हैं। अभी आपके पास में किरोड़ी लाल मीणा बैठे हुए हैं, क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा से मैं देख रहा हूं अभी जिस तरह से उनके दिल्ली स्थित सरकारी निवास पर लोग मिलने के लिए जा रहे हैं, बीजेपी के नेता उन्हें फोन करके उनके हाल जान रहे हैं, और यहाँ जिस तरह से सरगर्मी पैदा कर देते हैं उनकी उपस्थिति से ही, तो उन्हें भी हल्के में नहीं लिया जा सकता। कुछ तो आश्वासन उन्हें भी देना होगा, क्योंकि उनका अपनी जाति के अंदर काफी कुछ उनका प्रभाव होता है, और वो अब सभी जातियों के नेता के रूप में अपने आप को स्थापित करने में भी लगे हुए हैं कि मेरे लिए कोई मेरी जाति मायने नहीं रखती, किसी की भी पीड़ा होती है तो मैं लेके चला जाता हूं। तो उनको भी कहीं आपको लगता है कि एडजस्ट करना होगा बीजेपी को, क्यों बात बीजेपी की ही चल रही है। दूसरा,
आपको ध्यान होगा, ये तो तय है कि आप चाहे चीफ कैंपेनर बना दीजिए, किसी को भी कुछ भी बना दीजिए, लेकिन चेहरा और नाम मोदी का ही होगा। ये मैं इस वजह से कह सकता हूं, आपको ध्यान होगा कि जब सीपी जोशी ने कार्यभार संभाला तो उन्होंने किसी का जिक्र नहीं किया। उन्होंने एक ही बात कही कि मेरे होर्डिंग्स की आवश्यकता नहीं है, आप कहिए कि उज्ज्वला योजना, रेल बजट, किस तरह से 80 करोड़ लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध करवाया है, कोरोना से हम कैसे लड़े हैं, वैक्सीनेशन कैसे देश कर पाया, इन चीजों के होर्डिंग लगाइए। तो मुझे लगता है कि वो होर्डिंग एक आधार होगा और नरेंद्र मोदी आधार होगा। ऐसे में जब नरेंद्र मोदी की बात आती है तो किसी को कुछ भी बना दो, तो इससे क्या लगता है आपको? देखिए, मैं ये जो एक तरह से प्रतिनिधित्व करना और वो एक चेहरा होना अलग बात है, स्ट्रेटेजी यही है। आज ये भी बीजेपी में अगर कुछ कहा जा रहा है तो ये मान के चलिए कि दो चेहरे ही ज्यादा प्रमुख हैं और उन्हीं की ही आड़ में मतलब सारे काम हो रहे हैं और वो उनकी पॉलिसीज वगैरह चल रही है। आज सब किसी का भी कोई ऐसा व्यक्तित्व नहीं रहा है। अगर यूज थोड़े से बारीक रूप में अगर कहीं देखा जाए तो कांग्रेस के नाम पे भी अगर राजस्थान में लिखा जाए तो अशोक गहलोत का नाम पहले आ जाता है। तो उनका मतलब क्या दर्जा और कद बहुत ऊंचा है। उसी तरह से भाजपा में अगर कोई देखे कद के हिसाब से, अगर मौजूदा जितने राजनीतिज्ञ हैं उनमें वसुंधरा राजे का कद बहुत बड़ा रहता है। व्यक्ति एक जाति विशेष का नहीं होता, जाति विशेष का प्रतिनिधित्व तो जरूर कर सकता है, लेकिन सब समाजों को एक साथ लेके चलने वाली क्षमता भी जिस व्यक्ति में हो, चाहे एससी वर्ग का हो, चाहे एसटी वर्ग का हो, चाहे सवर्ण का हो, तो लीडरशिप क्वालिटी तो उसी को कही जाती है। लीडरशिप बिल्कुल यही कहा जाता है और उसी को देखा है। अब आता है सवाल कि व्यक्तित्व की बात आती है कि भाई व्यक्तित्व कैसे हो, लेकिन अपने समानांतर कोई दूसरा समानांतर आता है तो राजनीति में आप ये देखिए कि उसके एक दूसरे को काटने की कोशिश भी की जाती है और अपना प्रभुत्व को स्थापित बनाए रखने की कोशिश की जाती है। अब चूंकि इस समय बीजेपी में मोदी और आपके जो शाह साहब का जो चेहरा है उसके आगे सारे मतलब मंदिर पड़ रहे हैं। अब आप ये आता है कि अब जैसे आपने एक और अभी केसरिया जो वो हुआ है एक पंचायत, हाँ पंचायतों में से एक वो है जिसमें सवर्णों के आरक्षण की बड़ी बात थी, उनका कोटा दूसरा किया जाए। तो ये भी मतलब एक बड़ा मुद्दा हो जाता है कि समाजों को जो कितना % कोटा किस में मिले, किस तरह से उनको बढ़ाया जाए, तो समाज भी दबाव डालने की स्थिति में आ गए हैं और चुनाव से पहले वो भी अपना शक्ति परीक्षण करते हैं और साथ साथ ही देखिए महापंचायत का दूसरा नाम ही यही है, समाज का शक्ति परीक्षण और एक मैसेज देना कि ये जाति एकजुट हो सकती है, एक साथ आ सकती है। और मुझे लगता है कि बीजेपी ने, जो मैं कुछ नेताओं से बात कर रहा था, सुन रहा था कि सीपी जोशी का तो बनना तय था, लेकिन एक अवसर का इंतजार था। जैसे ब्राह्मण पंचायत में ये मांग उठी लीडरशिप की और पॉलिटिकल कुछ प्राप्त करने की, तो तभी देखा बीजेपी ने कि इससे बेहतर अवसर नहीं हो सकता कि यहाँ पे ब्राह्मण समाज से जितने लोग जुड़े हुए हैं सब एकजुट हैं और इसको भुना लेना चाहिए। तो एक राजीव जी, लगता है आपको कि यह एक अवसर का इंतजार था और उसी के बाद में लाइन खुली है? बिल्कुल निश्चित रूप से ये अवसर का तो एक मौका ही था, लेकिन मैं महापंचायतों पे आपका ध्यान दूसरी तरफ भी ले जाना चाहता हूँ। जैसे ब्राह्मण महापंचायत हुई और कल SC ST महापंचायत हुई, इसमें कांग्रेस के जो उन समाजों के लोग थे उनको कहीं बोलने नहीं दिया। आपने देखा होगा ब्राह्मण महापंचायत हुई, उसके बाद कांग्रेस से जुड़े हुए ब्राह्मण नेताओं ने ये एक सीधा आरोप भी लगाया कि ये भाजपा का शो था, उसमें पूरी तरह से भाजपा के लोग छाए हुए थे, अश्विनी वैष्णव आए उस ढंग से। तो कहीं ना कहीं ये आरोप अंदर से भी लगते हैं कि ये एक पार्टी विशेष का प्रायोजित कार्यक्रम भी हो सकते हैं। जैसे कल SC ST की महापंचायत में एक कांग्रेस के मंत्री को नहीं बोलने दिया, वो चले गए, उसके बाद उनके साथी और मंत्री भी चले गए। तो ये एक चीज है, चुनाव तक योगेंद्र जी आप और हम ये मान के चलें, ये सब चीजें चलेंगी, बिल्कुल प्रत्यारोप का दौर अंदर से भी चलेगा। लेकिन भाजपा ने अपने जो गोटियां हैं, जिसको अपन लोग बोलते हैं जर्नलिज्म की भाषा में, अपने सियासी पत्ते वो चलने शुरू कर दिए हैं। उसने अपने ना कहीं मोहरे बैठाने शुरू कर दिए हैं।
और सबसे बड़ी बात जो अभी चर्चा में भी आ रही थी, श्याम जी और महेश जी भी कह रहे थे कि इस वक्त जो भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व है वो बहुत ही मजबूत है। उसके आगे मतलब हम किसी की और की नहीं मान सकते कि भाई और कोई नेता कुछ बिल्कुल कर बिल्कुल। जैसे और उनकी अपनी एक रणनीति होती है बाकायदा एक्सरसाइज के साथ में कि किस पत्ते को कब फेंकना है, सारी चीजें माफ करेगा, यानी कि किसको कब मैदान में उतारना है, वो उनकी अपनी एक रणनीति है। और उसी रणनीति के तहत वो चाहे सतीश पूनिया की बात हो या फिर राजेंद्र राठौड़ की बात हो या फिर सीपी जोशी की बात हो, और आने वाले दिनों में किसी और को भी अगर पुरस्कृत किया जाएगा। देखिए अभी तक तो ये चर्चा है कि यूनियन कैबिनेट जो है उसका विस्तार किया जाएगा, कुछ लोगों को संगठन में भेजा जा सकता है, वहां चीजें होंगी, तो बैलेंस करने की पूरी कोशिश की जाती है। और एक बड़ा मैसेज ये दिया जाता है, यहाँ देखिए और समाजों में अब डिमांड उठने लगी है, राजनीतिक महत्वाकांक्षा और साधने की जो कोशिश की जाती है वो रही है हमेशा जाट और राजपूत की। एक बड़ा प्रभाव राजस्थान में देखा जाता है कि वो वोट खिसक के चला जाएगा, उसको नहीं रखा तो, क्योंकि अभी भी बीजेपी के सामने एक चुनौती तो होगी। अगर गोविंद सिंह डोटासरा कंटिन्यू रखते हैं कांग्रेस उन्हें, तो ये कहा जा सकता है जाट समाज के बीच से कि सतीश पूनिया के हाथ में बीजेपी की कमान थी, उनके हाथ में भाजपा रूपी बस का स्टीयरिंग था, लेकिन आपने उन्हें पीछे की सीट पे मोटरसाइकिल पे बैठा दिया। ये बातें कुछ आ सकती हैं, जैसे कुछ मित्रों से बात हो रही थी। तो श्याम जी क्या लगता है, अगर जातीय समीकरण की बात की जाएगी तो जाट के रूप में बीजेपी अगर सतीश पूनिया की बात करेगी तो कांग्रेस के पास में तो प्रदेश अध्यक्ष। देखिए योगेंद्र जी, प्रदेश अध्यक्ष तो कांग्रेस का ही बदलेगा, ये मान के चलिए। कांग्रेस अध्यक्ष स्टेपनी के रूप में उनको डोटासरा जी को लगा रखा, उनको मेन चुनाव में नहीं वहां बदलाव होगा। अब राजस्थान में अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी में तो उपराष्ट्रपति पद दे दिया आपने उनको, तो वो कहेंगे कि उपराष्ट्रपति राजस्थान से आते हैं और इस विधानसभा के सदस्य भी रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि हमारा उपराष्ट्रपति है, तो वो कह सकती है पार्टी के हमने तो आपको केवल प्रदेश अध्यक्ष नहीं, हमने तो वहाँ एक सदन का नेता बना दिया है, दूसरे सदन का नेता वैश्य है, वो भी राजस्थान से आता है। तो दोनों ही जातियों को ये तो संतुष्ट करने का प्रयास तो करेंगे। हमने आपको अब केंद्रीय मंत्री के रूप में मैं कह सकता हूँ कि कुछ लोगों को समाहित किया जा सकता है, जिसमें कि SC ST को भी कुछ लाया जा सकता है। कुछ अभी कुछ टाइम का इंतजार कीजिएगा कि निश्चित रूप से केंद्रीय मंत्रिमंडल में राजस्थान के 2-3 लोग और आ सकते हैं। तो ये मोदी जी का पुराना है, जिस तरह से कि जहां चुनाव होते हैं वहां पर मंत्री बढ़ाए जाते हैं, जहां नहीं होते वहां घटाए जाते हैं। तो राजस्थान की राजनीति में निश्चित रूप से उनको विधानसभा से ज्यादा चुनाव 2024 में लोकसभा का चुनाव है कि 25 की 25 वापस आनी चाहिए। जो बार बार अशोक गहलोत कह रहे कि एक बार ले ली, 2 बार ले ली, अब तीसरी बार हम लेने नहीं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जातियों का तो पता नहीं भला होगा कि नहीं होगा, लेकिन इन सियासी समीकरणों के जरिए कुछ लोगों की जरूर लॉटरी लग जाती है, उन्हें जरूर नवाज दिया जाता है। अब उनका राजनीतिक क्षेत्र में कहें एक राजनीतिक शख्सियत के नाते समाज में कितना प्रभाव है ये तो वक्त आने पे पता चल पाएगा। लेकिन सोशल इंजीनियरिंग के अपने एक मेथड्स हैं और वो राजनीतिक दल मान के चलते हैं कि अगर उस जाति को साधना है तो इसको बैठा सकते हैं एक समीकरण के आधार पर, क्योंकि ये समाज भी और कहूं कि हमारा देश भी जातियों के साथ भी इससे राजनीति अछूती नहीं रह सकती। जातियां भी इसी समाज का हिस्सा है, यही एक हमारा अपना एक कल्चर भी है जिसे भुनाने की पूरी कोशिश की जाती है। और जातियों के जब महासभाएं पंचायतें होती हैं तो उसमें राजनीतिक दलों को बड़ा उचित स्थान दिया जाता है और उनके एक स्वर में एक बात भी निकलती है कि मेरे लिए मेरी जाति और समुदाय रूपी एक गंगा सबसे पहले है। हमने बात भी की थी कि जब आप संविधान की शपथ लेते हो तो समाज और जाति कहाँ बीच में आती है, आपको उसी पे फोकस रखना चाहिए। लेकिन नहीं, अब देखिए राजनीति का अपना एक सिनेरियो है, वो बदलता जा रहा है। अगर जाति में आपका दबदबा नहीं है तो फिर आपका वजूद भी बहुत कम है। या तो ताकत ये हो कि आप सर्वमान्य नेता के रूप में जहां से खड़ा करेंगे वहीं से जीत जाएंगे, अदरवाइज आपके पास में एक जाति आपकी एक बैकबोन है, उसमें आपकी मजबूती बहुत जरूरी है। जाति की मजबूती होती है तो ऊपर एक मैसेज दिया जाता है कि उस जाति के किसी भी नेता को नवाजा जाना बहुत जरूरी है ताकि उस जाति को साधा जा सके। हो सकता है इस सोच के पीछे राजनीतिक दलों का अपना एक कुछ और भी कुछ रणनीतिक आधार होगा, कुछ उनकी अपनी एक्सरसाइज होगी, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं कह सकते हैं कि जातियों के हिसाब से अगर नेताओं को आपने थोप दिया तो असर उसी का पूरे समाज पे पड़े।
कुछ पड़ सकता है, जातियां सांत्वना ले सकती हैं, दिया जा सकता है, लेकिन पूरी तरह से अगर मुद्दों की बात करेंगे तो चुनाव अभी बाकी है। ये उससे पहले का एक ट्रेलर कह सकते हैं, लेकिन जब पूरी फिल्म देखते हैं आप तो उस वक्त बहुत सारी चीजें आती हैं जिसको लेकर के एक कवायद की जा रही है, जिसकी बात हम कर रहे हैं चुनाव की। कैंडिडेट डिपेंड करेगा, किस जाति का कैंडिडेट सामने आता है, किस जाति का कैंडिडेट दूसरी पार्टी उतारती है, बहुत सारी चीजें आएंगी और उसी के आधार पर नेक्स्ट एक्सरसाइज राजनीतिक दल उसी तरह से करते हैं। चले, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।